नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आरती खंडेलवाल बीएड व्याख्याता आपको बीएड द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अगले टॉपिक ज्ञान निर्माण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व का अध्यापन कराऊंगी। ज्ञान निर्माण के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है ज्ञान का संगठित स्वरूप, सूचनाओं का सर्वोत्तम विभाजन, सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उपयोगी, सूचनाओं के प्रबंधन के लिए, संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता के विकास के लिए, बौद्धिक विकास में उपयोगी, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में उपयोगी, दार्शनिक ज्ञान में सहायक, सर्वोत्तम शैक्षिक वातावरण का सृजन, लास्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। अब हम इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ज्ञान का संगठित स्वरूप। ज्ञान का जो संगठित स्वरूप होता है वो विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए ही आवश्यक होता है। जब शिक्षक को ज्ञान के संगठित स्वरूप से परिचित होगा तभी वह अपने विद्यार्थियों को ज्ञान दे पाएगा, ज्ञान का निर्माण उसके विद्यार्थियों में कर पाएगा। ज्ञान के संगठित स्वरूप का सबसे अच्छा साधन होता है विद्यालय व्यवस्था, पुस्तकालय और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ज्ञान का संगठित स्वरूप आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है सूचनाओं का सर्वोत्तम विभाजन। सूचनाओं का सर्वोत्तम विभाजन करना ज्ञान निर्माण का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान का संगठित स्वरूप हमारे पास उपलब्ध है तो उस ज्ञान के संगठित स्वरूप को छात्रों की आवश्यकता, रुचि के अनुसार विद्यालय में उपलब्ध कराना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे नैतिक शिक्षा पढ़ने में रुचि है, तो वहाँ पर पुस्तकालय में उसे नैतिक शिक्षा संबंधी जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। यदि बच्चा खेलने कूदने में रुचि रखता है तो अध्यापन के साथ साथ खेलने कूदने संबंधी अन्य सामग्रियाँ और सूचनाएं उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी ज्ञान का संगठित स्वरूप उपयोगी होता है। तो ज्ञान निर्माण में जब छात्र को सर्वांगीण विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं तो इसके लिए जो सूचनाएं हैं उसे सबसे ज़्यादा जो सूचनाएं हैं पुस्तकालय में उपलब्ध हो जाती हैं। जब सूचनाएं उसे पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं तो उन सूचनाओं को वो एक ही जगह पर एकत्रित पाता है। जब सूचनाएं उसे एक ही जगह पर एकत्रित मिलती है तो इससे क्या होता है, वह अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार सूचनाओं को संगठित कर लेता है, सूचनाओं को पढ़ लेता है, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है, उसके समय की बचत होती है और दूसरा फायदा ये होता है, दूसरा लाभ उसे ये होता है कि सारी सर्वोत्तम सूचनाएं उसे एक ही जगह एकत्रित हुई मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से छात्रों का सर्वांगीण उपयोग में ज्ञान निर्माण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उपयोगी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक छात्र अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या प्राप्त करना चाहता है, सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो जब सूचनाएं उसकी आवश्यकता के अनुसार वो सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है तो इसमें क्या होता है, एक तो वो पुस्तकालयों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है, दूसरा जो साधन महत्वपूर्ण होता है जो वर्तमान समय में अधिक से अधिक उपयोगी है वो है मोबाइल के द्वारा भी बच्चे क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान निर्माण के लिए जो व्यवस्था है उसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का उपयोग भी किया जाता है। इन सभी जगह सूचनाओं का संग्रहण होता है, इन सभी जगह ज्ञान निर्माण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है सूचनाओं के प्रबंधन
लिए, सूचनाओं के प्रबंधन के लिए। जब हम ज्ञान को व्यापक प्रक्रिया मानते हैं और ज्ञान निर्माण के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है, तो उन सूचनाओं का प्रबंध भी आवश्यक होता है। अब उन सूचनाओं का प्रबंध हम कैसे करेंगे? सबसे पहला तो ये होता है कि मस्तिष्क में जो विविध प्रकार की सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं का प्रबंध एनकोडिंग के माध्यम से होता है। अब ये एनकोडिंग क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एनकोडिंग क्या है। एनकोडिंग से तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जिसमें सूचनाओं के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे इमेज एनकोडिंग है, ऑडियो वीडियो एनकोडिंग है। ये इसके उदाहरण हैं। इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचनाओं का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरा होता है कि जो विद्यार्थी है वो अपने ज्ञानात्मक व्यवहार के द्वारा सूचनाओं का प्रबंधन करता है। तो जो सूचनाओं का प्रबंधन है मस्तिष्क द्वारा एनकोडिंग के माध्यम से किया जाता है, और व्यवहार के द्वारा जो व्यक्ति सूचनाओं का प्रबंधन करता है वो उसके व्यवहारिक जगत में काम आने वाली होती है। इस प्रकार जो बच्चा है वो अनेक प्रकार की सूचनाओं का सृजन भी करता है और उसका प्रबंध भी करता है, जो आगे जाकर सूचनाएं उसके ज्ञान का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट है संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता के विकास के लिए। संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो उसे क्या करना पड़ता है? ज्ञान का विश्लेषण करना पड़ता है। मतलब जो ज्ञान के अंतर्गत सूचनाएं शामिल है उनको विस्तृत रूप में विभाजित करना पड़ता है, उसका अन्य सूचनाओं के साथ सहसंबंध बताना पड़ता है। ये क्या है? ज्ञान का विश्लेषण है। अब जब वो ज्ञान छात्रों को बताता है तो कई बार वो छात्रों को उस ज्ञान के सारांश रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रकार से एक जो ज्ञान निर्माण का उद्देश्य है वो है कि विद्यार्थियों में तो ज्ञान के विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता का विकास करना ही है, साथ ही साथ शिक्षक में भी संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता का विकास करना है। तभी एक शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान किया जा सकेगा और उसके सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभा पाएगा। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास में उपयोगी। बौद्धिक विकास में कैसे उपयोगी है कि जब एक छात्र के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार विषय पढ़ने के लिए या उसके लिए जो सूचनाएं एकत्रित करता है तो वो कहाँ जाता है? जैसा हमने बताया कि वो पुस्तकालय जाता है। पुस्तकालय के साथ साथ और भी अन्य माध्यम हो सकते हैं। पुस्तकालय है, पुस्तकें हैं, शिक्षक व्यवस्था है, पत्रिकाएं हैं और जो ये मीडिया है, इनके माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं का वो संकलन करता है। अब उसकी जो रुचि का विषय है उसके अनुसार वो सूचनाएं तो संकलित कर रहा है, लेकिन उन सूचनाओं को किस प्रकार से संगठित करता है, किस प्रकार से उसको क्रमबद्ध रूप में सुसंगठित करता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके लिए उसने एक प्रक्रिया संपन्न की, सूचनाओं का संकलन किया। संकलन करने के बाद में अपने दिमाग पर उसने जोर डाला और उसके बाद इन सभी क्रियाओं के माध्यम से उसने अपने विषय, अपनी रुचि के अनुसार अनेक तथ्यों को संग्रहित किया। तो इन सब चीजों से उसका क्या हुआ? बौद्धिक विकास हुआ। इसलिए ज्ञान का जो संगठित स्वरूप होता है वो ज्ञान के निर्माण में बौद्धिक विकास के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में उपयोगी। जब हम एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को अध्यापन करवाते हैं तो हम उस बच्चे को संस्कृति से अछूता नहीं रह सकते हैं। उसमें सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना एक टीचर की अहम भूमिका हो जाती है। तो ज्ञान के निर्माण में इन सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल किया जाता है और उसके विकास के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं कि इस तरीके से बच्चा अपने में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम बहुत सारी जो गतिविधियां हैं विद्यालय में, बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रम के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं। उन जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए बच्चा क्या करता है? एक दूसरे का सहयोग लेता है, बच्चा कुछ किताबें पढ़ता है, बच्चा अपने शिक्षक के संपर्क में आता है। किस तरह
तरीके से उस कार्य को बहुत अच्छे से पूरा करना है, तो इस पूरी गतिविधि में उसमें अनेक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। वो ये सीखता है कि किस प्रकार से मुझे जो कार्य करना है वो क्रमबद्ध ढंग से करना है, क्रमबद्ध तरीके से करना है, जिससे कि जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, उत्तम आएगा। नेक्स्ट है दार्शनिक ज्ञान में सहायक। एक जो छात्र होता है उसको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, जैसे दार्शनिक ज्ञान है, आदर्शवादी ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है, मानसिक विकास करना होता है, बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। बहुत सारी चीज़ों को उसके ज्ञान में शामिल करना पड़ता है। तो दार्शनिक ज्ञान में सहायक कि जो ज्ञान निर्माण है वो दार्शनिक ज्ञान में भी सहायक है। जैसे यदि एक बच्चा दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे दर्शन शास्त्र के विषय में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी और आदर्शवादी ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बच्चा ये देखेगा कि यदि वो आदर्शवादी मूल्य प्राप्त करना चाहता है तो उन मूल्यों से संबंधित जो दार्शनिक हैं वो कौन कौन से हैं, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किन तथ्यों और किन मूल्यों पर, किन बातों पर विशेष जोर दिया, ये सब चीजें, ये सब सूचनाएं वो प्राप्त करना चाहेगा। इससे उसका जो दार्शनिक ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, सत्य ही सुंदर है। यदि बच्चा इन सब चीज़ों को ग्रहण करना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए उसे दार्शनिक ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। इसके लिए उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ, इन दर्शन शास्त्रों की जो उपलब्ध ज्ञान है वो उसे पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है सर्वोत्तम शैक्षणिक वातावरण का सृजन। सर्वोत्तम शैक्षणिक वातावरण, एक जो विद्यार्थी है यदि उसे अच्छा वातावरण उपलब्ध होता है अधिगम के लिए तो वो क्या करता है, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। तो ज्ञान निर्माण के द्वारा सर्वोत्तम शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। कैसे कराया जाता है कि जब बच्चे को ज्ञान प्रदान करना है तो उसके संदर्भ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं। बच्चे को जो ज्ञान प्राप्त है उससे नवीन ज्ञान की ओर जाते हैं और साथ ही साथ जब बच्चे को जिज्ञासा उत्पन्न करनी होती है तो हम बहुत सारी उन्हें कहानियाँ या उदाहरण है या अन्य कोई साधन है उसके माध्यम से अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चे के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को सुगठित बनाया जा सके। तो शैक्षिक वातावरण के सृजन के लिए ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया बहुत अधिक उपयोगी है। लास्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जितना महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है, विद्यार्थियों का भी होता है। तो प्रभावी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, उसे अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए जो ज्ञान है उसके संदर्भ में हमें सारी सूचनाओं का संकलन करना होता है, सूचनाओं को क्रमबद्ध करना होता है। क्रमबद्ध करने के पश्चात उसको संगठित करके बच्चों को उपलब्ध कराना होता है, तभी बच्चों में क्या होगा, प्रभावी अधिगम हो पाएगा। जब एक टीचर अपने ज्ञान को व्यवस्थित रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा तभी जो शिक्षार्थी है वो उस ज्ञान को उसी रूप में अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाएगा और इससे क्या होगा, प्रभावी अधिगम के लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि जो ज्ञान निर्माण के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्या है। ज्ञान निर्माण के लिए जो एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है वो पुस्तकालय तो माना ही जाता है, लेकिन पुस्तकालय के साथ साथ ज्ञान निर्माण के लिए टीचर की भी अहम भूमिका होती है, शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है, विद्यालय प्रबंधन की अहम भूमिका होती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि छात्र भी उस ज्ञान को उसी रूप में व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आगे अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।